नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का डिस्कशन करने वाले हैं। 21 जून को जिस दिन वर्ल्ड योगा डे होता है उसी दिन वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी होता है। इस वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के दिन पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी कि साइंटिस्ट ने समुद्र तल का 20% नक्शा जो है वो बना लिया है। अब सवाल ये आता है कि वैज्ञानिक समुद्र तल का नक्शा क्यों बनाना चाहते हैं, क्यों इतना इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है समुद्र तल के नक्शे को बनाने में। इसी सवाल का जवाब हम आज इस वीडियो में आपके साथ कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर, और इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन आईडीज़ के ऊपर। स्टडी आईक्यू की ऐप के ऊपर यूपीएससी और /IAS की परीक्षा के लिए स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है, जिसको कि आप घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं जिसकी सहायता से, और इस पे अट्रैक्टिव EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं 30 जून तक। सो प्लीज़ जाइए और इसे अवेल कीजिए। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। क्या आपको मालूम है कि ओशंस बेसिकली अपने अर्थ का, अपने पृथ्वी का लगभग 70% मेकअप करते हैं। ओशंस मेकअप अप टू 70% ऑफ द अर्थ, एंड नॉट ओनली दैट, हम जो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, जो हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं, उसमें से 50% से भी ज़्यादा ओशन से ही आती है। अब हैरानी वाली बात यह है कि मून का नक्शा बनाया जा चुका है वैज्ञानिकों के द्वारा, मार्स तक का नक्शा बनाया जा चुका है वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन ओशन सरफेस, हमारी धरती का ओशन सरफेस, उसकी मैपिंग अभी तक नहीं की गई है। एक दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा। ये सिंपल सा दृश्य है। ये मेरियाना ट्रेंच है, दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट, हमारी ओशन में सबसे डीपेस्ट पॉइंट। इनफैक्ट इट इज़ डीपर दैन दी माउंट एवरेस्ट, मतलब जितनी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की नहीं है उससे ज़्यादा गहराई मेरियाना ट्रेंच की है। 11,000 से भी अधिक मीटर गहरा है ये ट्रेंच। इसका एक मैपिंग किया हुआ है, उसका ये नक्शा है। ये दिखाता है कहाँ पर क्या है, कहाँ पर बेसिकली बायोडाइवर्सिटी है, कहाँ पर क्या नहीं है। ये सब चीज़ें आपको इस नक्शे में दिखाई गई हैं। खैर, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो अभी 21 जून को अनाउंसमेंट हुई थी। सो एज यू कैन सी, BBC न्यूज़ की ये न्यूज़ है। 21 जून, 1/5 ऑफ अर्थ्स ओशन फ्लोर इज़ नाउ मैप्ड, announcing a new milestone in the history of marine exploration and international collaboration. On June 21 said it had finished mapping nearly 1/5 of the world's ocean floor, कि उन्होंने 20% के आसपास का ओशन फ्लोर का नक्शा अब बना लिया है। ये प्रोजेक्ट, सबसे पहले बात कर लेते हैं किसने लिया है। ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली निपॉन फाउंडेशन है, जापान की एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है, और उसके साथ जुड़ा हुआ है जेबको। इन दोनों ने मिलकर के सीबेड 2030 प्रोजेक्ट को शुरू किया था, विच इज़ कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स टू कंप्लीट द मैपिंग ऑफ द एंटायर ओशन फ्लोर बाय 2030। इनका बेसिकली ये लक्ष्य है कि हम 2030 तक सारे के सारे समुद्र तल का नक्शा तैयार कर देंगे। ऑन 21 जून को इन्होंने ये घोषणा की कि हमने 1.45 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ न्यू बैथीमेट्रिक डेटा जो है उसको ऐड कर दिया है एक ग्रिड में। इस ग्रिड को आप पब्लिकली भी एक्सेस कर सकते हैं, हर इंसान इसको जाके एक्सेस कर सकता है। इनकी वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम देखें द सीबेड 2030 प्रोजेक्ट, एज आई टोल्ड यू, ये बेसिकली एक कोलैबोरेशन है दो मेन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। एक तो जापान की नॉट फॉर प्रॉफिट निपॉन फाउंडेशन है, और दूसरा जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशंस यानी कि जेबको के बीच की कोलैबोरेशन है। अगर आप इनकी वेबसाइट को देखें, जेबको इज़ द ओनली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, पूरे विश्व में ये एक अकेली अंतर सरकारी संगठन है जिसके पास ये पावर है, जिसके पास ये मैंडेट है टू मैप द एंटायर ओशन फ्लोर। और ये जो जेबको की चार्ट सीरीज़ है, आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि ये आज से नहीं 1903 से चलती आ रही है, जिसको स्टार्ट करने वाले थे प्रिंस एल्बर्ट I ऑफ मोनाको। मोनाको एक छोटी सी कंट्री है, सोवरन स्टेट है, यूरोप के कोस्ट पे पड़ती है। ये वहाँ पर प्रिंस एल्बर्ट थे जिन्होंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया था। जेबको उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ निपॉन फाउंडेशन आज सीबेड 2030 प्रोजेक्ट को चला रहा है। अगर हम देखें, ये वेबसाइट से ही लिया हुआ एक दृश्य है, तो निपॉन फाउंडेशन तो है ही, साथ में जेबको है, उसके साथ में इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ में यूनेस्को भी है, और इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन भी है। ये सभी 4 से 5 संस्थान मिल करके इस सीबेड 2030 प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। एज यू कैन सी, इनका जो एक ही उद्देश्य है, 100% ऑफ द ओशन फ्लोर टू बी मैप्ड बाय 2030। चलिए, यहाँ तक तो हमें सब कुछ समझ आ जाता है। अगर हम देखें, इनके कुछ नंबर्स की बात करें, ये जो प्रोजेक्ट था जो कि कोलैबोरेशन से स्टार्ट किया गया था, ये 2017 में स्टार्ट किया गया था, और जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था उस टाइम तक केवल 6% ऑफ द ग्लोबल ओशन बॉटम हैड बीन सर्वेड टू व्हाट माइट बी कॉल्ड मॉडर्न स्टैंडर्ड्स। उस समय तक केवल 6% ही जो है आपका समुद्री तल का नक्शा बनाया गया था। लेकिन
केवल 3 साल के अंदर अंदर हम 6% से आज 19% तक पहुंच चुके हैं। कहा जाता है कि ये जो 6% से लेकर 19% तक का बढ़ाव है, इसके बाद केवल 3 सालों के अंदर अंदर आपने 14.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का बैथीमेट्रिक डेटा एक्वायर कर लिया है। 14.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का अंदाज़ा लगाने के लिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा कॉन्टिनेंट है ये 8.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है और हमने 14.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का बना लिया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के लगभग डबल द साइज़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया हमने इतना डेटा आज मैप कर लिया है। टू गिव यू अ बेटर क्लैरिटी, ये वो इमेज है जो कि उनकी वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। जो तो ब्लैक में एरिया है वो अभी अनमैप्ड है, यानी कि वहाँ का नक्शा नहीं बना है, लेकिन जो एरिया आप देख सकते हैं ग्रीन में दिखाया गया है, स्लाइटली लाइट ग्रीन में दिखाया गया है, ये वाला एरिया इसकी मैपिंग हो चुकी है। तो जगह जगह का एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेक पैसेज कहा जाता है इसे, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के यहाँ वाला एरिया, इसकी मैपिंग हो चुकी है। आप देखिए इतना ज़्यादा, ये जो इन्होंने ग्रीनलैंड के आसपास का एरिया मैप किया है, यहाँ पर मैपिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग इनोवेशंस लगती हैं, बड़ी बड़ी शिप्स लगती हैं, आइस ब्रेकर्स लगते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि नीचे समुद्र तल के नीचे है क्या। सो काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, और नॉट ओनली एक्सपेंसिव, टेक्नोलॉजिकली भी काफ़ी इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पर उठाया गया है। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ आती होगी कि आखिरकार इतना पैसा और इतना ज़्यादा हम इनोवेशन, इतने ज़्यादा हम विज्ञान को इस पे फोकस किया क्यों है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, ओशन फ्लोर की इतनी क्या खासियत है कि हम उसको समझना चाहते हैं। मैं आपको केवल एक छोटा सा स्टेटमेंट पढ़ के सुनाऊंगा, यू विल बी अमेज्ड टू नो कि कितनी इंपॉर्टेंस है। बैथीमेट्री का ज्ञान, बैथीमेट्री बेसिकली होता क्या है, जिसको हम अब तक कितनी बार इस वर्ड को यूज़ कर चुके हैं, समुद्र तल के आकार और गहराई का मापन, यानी कि समुद्र तल का जो शेप है और उसकी जो डेप्थ है, इसका मापन बेसिकली इतना इम्पॉर्टेंट है कि महासागर परिसंचरण, ज्वार और जैविक आकर्षण के केंद्र सहित कई प्राकृतिक घटनाओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई सारे प्राकृतिक घटनाओं यानी कि नेचुरल इवेंट्स को समझने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ये। सबसे पहले ये नेविगेशन, सुनामी की भविष्यवाणी, तेल और गैस परियोजनाओं के लिए अन्वेषण कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको कहाँ पे तेल ढूंढना है, अपतटीय पवन टरबाइनों यानी कि ऑफशोर विंड टरबाइंस के निर्माण के लिए, मछली पकड़ने के संसाधनों और केबल और पाइपलाइन बिछाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करता है। केबल और पाइपलाइन बिछाने वाली जब बात आती है तो ऑब्वियसली इंटरनेट की बात आती है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रॉम योर इकोनॉमी, यानी कि तेल से लेकर के इंटरनेट तक का हर इंपॉर्टेंट चीज़ ओशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। नेविगेशन से लेकर के आपके टाइड्स का, ओशन सर्कुलेशन का, हर चीज़ जो है वो ओशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप उसका आज पता लगाते हैं तो ना जाने कितनी सारी और चीज़ें, कितने सारे और रिसोर्सेज, कितने सारे और चैनल्स आपके लिए खुल जाते हैं। दिस इज़ ओनली अ ब्रीफ आइडिया जो आपको मैंने दिया है कि वाई द स्टडी ऑफ द ओशन फ्लोर इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप आगे बढ़ें तो यही नहीं, आपदा प्रबंधन के लिए भी बहुत बड़ा इसका योगदान है। दिस डेटा बिकम्स हाईली वैल्यूएबल ड्यूरिंग द डिजास्टर सिचुएशंस। जापान में 2011 में जो टोहोकू अर्थक्वेक आया था, उस टाइम पे जो वहाँ के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसी डेटा को यूज़ करते हुए अपने फोर्सेस को रिकंस्ट्रक्ट किया था, क्योंकि जापान ने अपने आसपास के इलाके को मैप किया हुआ है कुछ हद तक। सो जापान ने इसी डेटा को यूज़ करते हुए, फोर्सेस को रिकंस्ट्रक्ट करते हुए ये समझ लिया कि अर्थक्वेक का ओरिजिन कैसे हुआ और अर्थक्वेक क्यों आया। यही नहीं, अगर हम आगे देखें, फॉर सर्च ऑफ मिसिंग थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो लापता हो जाती हैं, हम सभी जानते हैं द मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH370, जिसका आज तक कोई पता नहीं मालूम पड़ा है कि वो एग्जैक्टली हाँ है कहाँ पर गायब हो गई है। कई सारी थ्योरीज, आज भी ये 2014 में डिसअपियर हुई थी और आज 2020 है, आज भी कई सारी इसको लेके थ्योरीज बनाई जाती हैं कि ये यहाँ हो सकती है, वहाँ हो सकती है, राइट। और ये जो कोलालमपुर से बीजिंग जाने वाली फ़्लाइट थी, ये आज भी नहीं मालूम कि कहाँ पर है। सो यहाँ पर अगर आपके पास बैथीमेट्रिक बेस मैप अवेलेबल है साउथ ईस्टर्न इंडियन ओशन का, सो आई थिंक आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बेसिकली MH370 गई तो कहाँ गई। यही नहीं, अगर हम देखें क्लाइमेट चेंज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ओशन फ्लोर का मैपिंग। जो मैप्स आपके पास आएंगे, इट वुड हेल्प टू इंश्योर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्यों? क्योंकि जो आपके समुद्र तल के फीचर्स हैं, इट वुड इंक्लूड कैनियंस, अंडर वाटर वॉल्केनोज, इन्फ्लुएंस फिनोमिना सच एज द वर्टिकल मिक्सिंग ऑफ ओशन वाटर। जो वर्टिकल मिक्सिंग ऑफ ओशन वाटर है, यही तो दर्शाता है कि ओशियनिक
करंट्स कैसे आएंगे, और ओशियानिक करंट्स ही तो दर्शाते हैं कि वार्म करंट कहाँ पे आएगा, कोल्ड वाटर करंट कहाँ पर आएगा। उसी के थ्रू आपका जो वेदर है, उसी के थ्रू आपका जो क्लाइमेट है, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड फ्रॉम द डीप वाटर करंट्स टू द वर्टिकल मिक्सिंग टू द ओशन surface currents to the weather to the climate. So climate change has impacted the flow of these currents, and more knowledge about them would help scientists create models forecasting the future behavior of the climate including the sea level rise. So again ये जो हमारे लिए एक existential crisis बन चुकी है। हम सभी जानते हैं देश दुनिया में जो मल्टीपल इंटरनेशनल फोरम्स पे कहा जाता है कि आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेट्स हमारे लिए टेररिज्म और क्लाइमेट चेंज हैं। सो वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को हम यहाँ से समझ सकते हैं इफ़ वी मैप दी ओशियानिक फ्लोर। यही नहीं, बायोडाइवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। They are also important for fisheries management and conservation because it is around the underwater mountains that wildlife tends to congregate. Each seamount is a biodiversity hotspot. Seamounts क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये आपका समुद्र का तल है, ये आपका समुद्र का सरफेस है। सो यहाँ पर बेसिकली नीचे से कुछ छोटे से पहाड़ खड़े होते हैं, लेकिन वो ऊपर तक नहीं पहुँच पाते हैं। सो एक समुद्र राशि एक बड़ा भूगर्भिक लैंडफॉर्म है जो समुद्र तल से उगता है, लेकिन वह पानी की सतह तक नहीं पहुंचता है, और इस प्रकार एक द्वीप, आइलैंड या फिर चट्टान नहीं है। तो ये ना तो ऊपर आता है जैसे कि आइलैंड ऊपर आ जाता है, ना ये एकदम ऊपर यहाँ तक पहुँच पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिज भी नहीं कहला जाता। इसको सी माउंट कहा जाता है, और सी माउंट के आसपास कई सारी बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। सो इवन टू अंडरस्टैंड द बायोडाइवर्सिटी विच इज़ अवेलेबल ऑन अर्थ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम ओशन फ्लोर की मैपिंग की जाए। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि SDGs के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सतत विकास के लक्ष्य हैं। उसके लिए SDG 14 हमारा कहता है टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज़ द ओशंस, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ओशन फ्लोर की मैपिंग। जाते जाते आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर होगा कि हमने इतना पैसा और इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों उठाया है, हमारे पास तो ऑलरेडी सैटेलाइट्स थी, हम सैटेलाइट्स के थ्रू ओशन फ्लोर की मैपिंग क्यों नहीं कर सकते। देखिए, सैटेलाइट्स के थ्रू भी ओशन मैपिंग होती है, गलत नहीं है ये कहना। सर्टन स्पेसक्राफ्ट कैरी ऑल्टीमीटर इंस्ट्रूमेंट्स, ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को कैरी करते हैं जिसके थ्रू सी फ्लोर की टोपोग्राफी को मैपिंग किया जा सकता है। लेकिन उसमें इशू क्या होता है, दिस ओनली गिव्स अ बेस्ट रेजोल्यूशन एट ओवर अ किलोमीटर। तो जो रेजोल्यूशन आती है वो केवल 1 किलोमीटर तक की आती है, लेकिन जो सी बेड 2030 का जो अनुमान है, जो उनकी इच्छा है, वो ये चाहते हैं कि हम एटलीस्ट 100 मीटर तक की रेजोल्यूशन लेकर आएँ। हर डीपेस्ट से डीपेस्ट पॉइंट की हम रेजोल्यूशन 100 मीटर तक लेकर आएँ। आप देख सकते हैं 2 अक्टूबर 2014 की ये न्यूज़ है, जब सैटेलाइट्स ने थाउजेंड्स ऑफ न्यू ओशन बॉटम माउंटेन्स को डिटेक्ट किया। तो यहाँ तक तो वो कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर, उसके और गहराई में जाने के लिए सैटेलाइट्स उतनी हेल्पफुल साबित नहीं हो पाती। वहाँ पर आता है आपका सी बेड 2030 का प्रोजेक्ट। सो विज्ञान के क्षेत्र में आई वुड से इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो कि हमने अभी तक की है, और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द 2030 तक ये अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।